नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीश गर्ग है। आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बुक पर स्वागत है। आज का हमारा वीडियो वीकली करंट अफेयर्स पर है। चलिए अब शुरू करते हैं। आज हम इन टॉपिक्स पर कवर करेंगे जो आप इन लिस्ट में देख सकते हैं। आज की हमारी पहली खबर है न्यू इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January 2023। The central government issued a notification to provide free food grains, rice, wheat, coarse grains to 81.35 crore beneficiaries under the National Food Security Act NFSA 2013 from 1st January 2023 to 31st December 2023। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जिसका पूरा नाम है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी किया है कि भारत सरकार 1 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक फ्री फूड गेन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत सभी एलिजिबल हाउस होल्ड को फ्री फूड ग्रेन्स देंगे। इस मुफ्त अनाज में गेहूं, चावल, मोटा अनाज आते हैं और ये जो है ये भारत सरकार का जो विजन है वन नेशन वन प्राइस वन रेशन के अंतर्गत आता है। और इस स्कीम में भारत सरकार ने जितनी भी एग्जिस्टिंग स्कीम्स थी फूड सिक्योरिटी के ऊपर, उन सबको इंटीग्रेट करके एक साथ करने की कोशिश करी है। इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू ऑल एनएफएसए बेनिफिशरीज, जो अंत्योदय अन्न योजना हाउस होल्ड्स भी आते हैं, जिसको आम बोलचाल में वेरी वेरी पुअर पीपल कहते हैं, जो इंडिया में 5 to 10% पब्लिक है। अगली जो है प्रायोरिटी हाउस होल्ड पर्सनस है, जिनको 2013 के पहले बीपीएल, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन कहते थे, अब उनको प्रायोरिटी हाउस होल्ड पर्सनस कहते हैं, जिन इन सबका टोटल 67% है जो हमारी पॉपुलेशन का। उन सबको ये फ्री फूड ग्रेन की सर्विसेज 1 जनवरी से शुरू हो गई है। अब आपको एक प्रश्न उठता है कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है क्या। जिनको पता है उनको तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार हम रिकैप करके बता देते हैं क्या है वो। It is also known as Right to Food Act. It gives food and nutritional security to citizens by ensuring access to adequate quantity of quality foods at affordable prices to people to live a life with dignity. जैसे कि आप देख सकते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 क्या था, ये राइट टू फूड एक्ट था। और इससे जितने भी बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं, जो अर्बन में 50% है पब्लिक है और रूरल एरिया में 75% पब्लिक है, उन सबको एक सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन्स मिलेंगे। और ये पूरे सिस्टम टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत है। The eligible person will entitled to receive 5 kgs of food grains per person per month at subsidized prices of rupees 3 to 1 per kg per rice, wheat and coarse grains। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी एलिजिबल पर्सन है उनको पर पर्सन पर मंथ 5 kg फूड ग्रेन्स मिलेगा, और वो भी एक सब्सिडाइज प्राइसेस पे मिलेगा। चावल उनको ₹3 के हिसाब से मिलेगा प्रति किलो, वीट उनको ₹2 पर केजी के हिसाब से मिलेगा, और कोर्स ग्रेन्स ₹1 पर केजी के हिसाब से मिलेगा। इससे पहले भारत सरकार ने सन 2000 में अंत्योदय अन्न योजना शुरू करी थी, जिसमें जितने भी जो बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल है उनको 35 केजीज फूड ग्रेन्स मिलेगा पर हाउस होल्ड पर मंथ के हिसाब से, जिसमें वीट 15 केजी मिलेगा और राइस 20 केजी मिलेगा, जो भी जो होगा ₹2 और ₹3 प्रति किलो के हिसाब से। तो भारत सरकार ने अंत्योदय अन्न योजना जो पूरे से पुअर के लिए है वो अभी भी कंटिन्यू करी है। इसके साथ साथ 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, और अब भारत सरकार ने
इन दोनों स्कीम्स को कंटिन्यू रखते रखते इसमें एक और स्कीम को मर्ज कर दिया है, जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम PMGKAY बोलते हैं। अब ये क्या है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसको समझते हैं। During COVID-19 pandemic, the government of India launched the scheme in April 2022. जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भारत सरकार ने कोविड-19 के दौरान चालू करी थी, जो अप्रैल 2020 में चालू करी थी। इसके अंतर्गत उन्होंने हर एक पर्सन को, जो भी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर बेनिफिशियरी है, उनको एक एडिशनल 5 kg ग्रेन्स, व्हीट और राइस फ्री में देना शुरू की थी। और इसका जो इनिशियल जो पीरियड था वो अप्रैल मई जून 2020 था, लेकिन फिर समय समय पे रह के भारत सरकार ने उसको एक्सटेंड करते गए और फाइनली इनको दिसंबर 2022 तक खत चलाया। उसके बाद भारत सरकार ने अब इन सारी स्कीम्स को मर्ज करके एक इंटीग्रेटेड फूड सिक्योरिटी स्कीम स्टार्ट करी है 1 जनवरी 2023 में। अगर आप पूछे कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भारत सरकार को कितना खर्चा आया है, तो उसका अमाउंट समथिंग अबाउट है 3.91 लाख करोड़। और भारत सरकार इन सब स्कीम्स को मर्ज करने के बाद अगले 1 साल तक ये सुविधा भी देगी, और जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो उनको कंसेशनल रेट्स पे फूड ग्रेन्स प्रोवाइड हो रहे हैं वो भी मिलेंगे। तो उन सब में जो भारत सरकार का अगले 1 साल में खर्चा आने वाला है वो 2 लाख करोड़ करीबन आने वाला है, और ये सारा खर्चा केंद्र सरकार अपने ऊपर लेगी। अब आप समझ सकते हैं ये भारत सरकार की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम है, जो गवर्नमेंट को पब्लिक के बेनिफिट के लिए यूजफुल होगी। हमारी अगली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्चेस प्रज्वला चैलेंज। इस चैलेंज का पर्पस है कि जनता और बुद्धिजीवी की भागीदारी के द्वारा रूरल इकोनॉमी को डेवलप करें। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो में, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की वेबसाइट है, जिसमें ये चैलेंज अभी भी ओपन है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्रज्वला चैलेंज showcase your idea to transform the rural Indian economy. Nationwide initiative to provide thoughtful minds a platform to bring a change. Apply now. तो ये एक्टिवेशन लिंक अभी भी एक्टिव है, और यहाँ पे आप 31 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इस चैलेंज को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। With an aim to invite ideas, solutions and actions that can transform rural economy, the Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Missions has launched the Prajwala Challenge. It is one of the platforms where ideas are invited from individuals, social enterprises, startups, private sector, civil society, community-based organizations, academic institutions, startups, investors, etc. having a potential to transform rural economy. जैसा मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया था कि इस चैलेंज का मेन पर्पस है कि पब्लिक की भागीदारी हो और उनसे आइडियाज पूछे कि वो रूरल इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल, स्टार्टअप्स और सबको इनवाइट किया गया है, और ये एप्लीकेशन 29 दिसंबर 2022 से लेकर 31 जनवरी 2023 तक ओपन है। The shortlisted ideas will be acknowledged by the mission and will be provided mentorship support from an expert panel and incubation support to scale up. The top 5 ideas will be rewarded with a prize of rupees 2 lakh each. और इस चैलेंज में जो टॉप 5 आइडियाज होंगे उनको 2 लाख रुपए का प्राइज मिलेगा। Applicants can visit the website prajwalachallenge.com and apply for it. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है, आप सब लोग भी इस वेबसाइट में जरूर विजिट करें। और अगर आपका कोई सुझाव है जो आपको लगता है कि आप रूरल इकोनॉमी को डेवलप करा सकते हैं, तो अपना सुझाव भारत सरकार को जरूर दें। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली हमारी खबर है, सेबी आस्क एक्सचेंजेस टू सेटअप इरा प्लेटफॉर्म। अब ये इरा प्लेटफॉर्म क्या है? ये इन्वेस्टर्स रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, जो सेबी ने एक्सचेंजेस जैसे कि
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कहा है कि वो इस प्लेटफॉर्म को बनाए जिससे इन्वेस्टर्स को रिस्क और कम हो सके। SEBI asked stock exchange to set up investor risk reduction access ERA platform to give investors an opportunity to square off their position or cancel pending orders in case of disruption of trading services provided by the trading members. With increasing dependence on technology in the securities market, there is a rise in instances of glitches in trading member system, some of which led to disruption of trading services and investors' complaint. The market regulators asked the stock exchange to monitor the parameters like connectivity, order flow, social media posts, etc., and suo moto initiate the enablement of the service if needed, irrespective of any such request by trading members. सेबी ने बोला है कि स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को कि वो मिल के काम करेंगे और इसको अक्टूबर 1 2023 तक इस ईरा प्लेटफॉर्म को इन्वेस्टर्स के लिए उपलब्ध कराएं, जिससे अगर कोई भी ग्लिच होता है सिस्टम में या स्क्वायर ऑफ में कोई दिक्कत होती है, कैंसिल हो जाता है या पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो वो इन्वेस्टर्स को लॉस ना क्रिएट करे और उनको असुविधा ना पहुंचाए। तो इसके लिए इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म बनाने की बात बोली है सेबी ने। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर, जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इंक्रीजेज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन वेरियस सेविंग स्कीम्स। हमारी जो अगली खबर है वो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर है। The Department of Economic Affairs, a department of Ministry of Finance, has raised the interest rate on number of small saving schemes for the fourth quarter of the current fiscal year 2022-2023, जिसमें rate of interest on the various instruments can be raised between 20 and 110 basis point and now range from 4% to 7.6%. आई एम श्योर कि आप सबको स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता होगा, जैसे सेविंग डिपॉजिट जो आपके सेविंग बैंक अकाउंट में रखे होते हैं, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग डिपॉजिट, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इन सबको आई एम श्योर आप सब इनके बारे में जानते होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2020-23 के फोर्थ क्वार्टर के कुछ स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। हम देखते हैं कि वो कैसे कैसे कितना कितना बढ़ाया है, वो हम अगली स्लाइड में हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सेविंग डिपॉजिट्स में कोई भी रेट ऑफ चेंज इंटरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, जो टाइम डिपॉजिट्स हैं, उन सब के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े हैं। एक साल वाला 5.5 से 6.6 बढ़ाया गया, 2 साल वाला 5.7 से 6.8 बढ़ाया गया, 3 साल वाला 5.8 से 6.9 बढ़ाया गया और 5 साल वाला 6.7 से 7% तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, जो 7.6 से इंक्रीज होके 8% हो गया है। मंथली इनकम स्कीम 6.7 से 7.1% हो गया है एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 6.8 से 7% हो गया है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई चेंजेस नहीं है। किसान विकास पत्र में को इंक्रीज करके 7% से 7.2% किया गया। सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो इंटरेस्ट रेट है ये श्यामला गोपीनाथ कमेटी के रिकमेंडेशन से हुआ है, जो 2016 फाइनेंशियल ईयर से लागू हुआ है और इसके अकॉर्डिंग कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन सबको क्वार्टरली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर इंटरनेशनल लीगल रिलेशंस पर है, जिसमें इंडिया and Saudi Arabia discuss signing a mutual legal assistance treaty MLAT to obtain a formal assistance from each other in investigation related to criminal cases.
It is a mechanism where nations cooperate with each other to obtain a formal assistance in prevention, investigation, prosecution of crime. It makes sure that the criminal do not escape due to due process of law. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए कि क्राइम को रोका जा सके और कानून के लूप होल्स का फायदा उठाकर क्रिमिनल बच ना सके. So far, India has signed MLATs with 45 countries, but Saudi is one of the many other countries with whom India does not have an MLAT. The countries that do not share such a mechanism serve summons, notice, judicial processes on the basis of the assurance on reciprocity. जैसे कि आप जानते हैं कि जिन कंट्रीज के बीच में ये MLAT नहीं होता है, उन कंट्रीज के बीच में फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसफर बहुत ज़्यादा होता है, जिसके वजह से क्रिमिनल्स को कई बार बचने का मौका मिल जाता है. और ये सब प्रोसेस आपको CRPC के सेक्शन 105 में मिलता है. The Ministry of Home Affairs is the central authority of India for dealing with the request for mutual legal assistance in criminal matters. अब देखते हैं हमारी अगली खबर. अगली खबर सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है. ये खबर भारत सरकार की एक बहुत बड़े अचीवमेंट के बारे में बताता है कि भारत सरकार ने UN जनरल असेंबली में इस मिलेट्स को प्रमोट करके उनको ये एक्सेप्ट करवाया कि मिलेट्स को वह वर्ष 2023 की फसल घोषित कर दे. और इस साल मिलेट्स को इंटरनेशनली प्रमोट कर UN जनरल असेंबली प्रमोट करेगा. आई एम श्योर आप में से बहुतों को पता होगा कि मिलेट्स एक मोटा अनाज है. ये फसल भारत की नेटिव फूड ग्रेन है जिसका इतिहास इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का है. भारत मिलेट्स का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और मिलेट्स के इंटरनेशनली प्रमोट होने से सबसे ज़्यादा फायदा आने वाले कुछ सालों में भारत को ही होगा. आप इस फोटो में देख सकते हैं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वेबसाइट में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 है और आने वाले सालों में मिलेट्स का प्रमोशन में UN जनरल असेंबली भी प्रमोट करेगा. आइए समझते हैं इस विषय को और डिटेल में. The Government of India sponsored the proposal of International Year of Millets 2023, which was accepted by the UN General Assembly. The declaration has been instrumental for the Government of India to be at the forefront in celebrating the International Year of Millets. The PM of India, Shri Narendra Modi, also shared his vision to make millet a people's movement, alongside positioning India as a global hub for millets. The Indian government has hiked minimum support price of millets. Also, India has celebrated 2018 as the National Year of Millets. तो आपने देखा कि इंडिया ने मिलेट्स को इंटरनेशनल फसल घोषित करवाने के लिए पहले वर्ष 2018 में इसको नेशनल फसल इंडिया की घोषित करी थी जिससे नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया गया था. फिर भारत सरकार ने इसको फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव कराया. फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अप्रूव करके अब वर्ष 2023 की फसल घोषित करवाई है. हिस्ट्री देख लेते हैं. इंडिया प्रपोज टू ऑब्जर्व एन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स in 2023 was approved by the Food and Agriculture Organization FAO in 2018 and United Nations General Assembly has declared the year 2023 as the International Year of Millets. Millets, among the first crop to be domesticated in India with several evidences of its consumption during the Indus Valley Civilization, being grown in more than 130 countries at present, millets are considered a traditional food for more than 500,000 of people across Asia and Africa. तो आप देख सकते हैं कि मिलेट का इतिहास
इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले का है और मिलेट्स हमारी कंट्री की एक नेटिव क्रॉप है। आज के टाइम पे 130 से ज़्यादा कंट्रीज में मिलेट ग्रो किया जाता है और ये जो मिलेट है ये एक खरीफ क्रॉप है। इसका मतलब ये गर्मियों में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। मिलेट्स को कम पानी चाहिए होता है और हार्श कंडीशन में भी वो अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है। सम ऑफ द कॉमन मिलेट्स अवेलेबल इन इंडिया आर रागी, ज्वार, सामा, बाजरा, वरीगा। आप इनमें से बहुत सारे नाम को पहले से जानते होंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। इट अकाउंट्स 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन एंड 80% ऑफ एशियाज प्रोडक्शन। इंडिया मिलेट्स में ग्लोबल लीडर है। मोर देन 20% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इंडिया में ही होता है और अगर मिलेट्स को इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस मिल गई तो इसमें सबसे ज़्यादा फायदा इंडिया को ही पहुंचेगा। इंडिया के अलावा और जो कंट्रीज है जिसको इस मूवमेंट से फायदा होगा वो है इंडिया, नाइजीरिया एंड चाइना, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में से हैं, जो मोर देन 55% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब मिलेट्स के फायदे क्यों हैं, क्या है वो समझते हैं। क्यों यूएन जनरल असेंबली ने इसको एक्सेप्ट किया एज अ crop of the year? Millets are nutritionally superior and less expensive to wheat and rice owing to their high protein, fiber, vitamins and minerals like iron contents. Millet are also rich in calcium and magnesium. For example, ragi is to have the highest calcium content among all the food grains. Millets can provide nutritional security and act as a shield against a nutritional deficiency, especially among the children and women. तो आप देख सकते हैं कि मिलेट न्यूट्रिशन के मामले में व्हीट और राइस से ज़्यादा प्रोटीन रखता है, उसमें ज़्यादा विटामिन है, ज़्यादा फाइबर है, ज़्यादा मिनरल्स है और आयरन कंटेंट भी ज़्यादा है, कैल्शियम भी ज़्यादा है, मैग्नीशियम भी ज़्यादा है। तो वो नो डाउट फार सुपीरियर है अदर फूड ग्रेन से। मिलेट में और फायदे ये है कि वह ग्लूटेन फ्री है और आजकल कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है जिसके वजह से वो अगर ग्लूटेन वाला खाना खा ले तो उनको फूड प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम और कोलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम वगैरह वगैरह की प्रॉब्लम्स होती है। तो मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता तो वो लोग आराम से मिलेट्स के बने हुए खाने को खा सकते हैं। जबकि आप जानते हो व्हीट में कई सारे व्हीट की वैरायटीज होती हैं जो ग्लूटेन उनमें होता है और जिससे ग्लूटेन से गेहूं से बनी हुई रोटियों को खाने से कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ ही साथ मिलेट्स में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है जिसका मतलब मिलेट्स खाने से आपको डायबिटीज का खतरा कम होगा। मिलेट्स आर फोटो इनसेंसिटिव, दैट इज डू नॉट रिक्वायर स्पेसिफिक फोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग। मिलेट्स एक खरीफ क्रॉप है तो वो गर्मी को आराम से बर्दाश्त कर लेता है और क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए रेजिलिएंट है। मिलेट्स कैन ग्रो ऑन पुअर सॉइल विद लिटिल और नो एक्सटर्नल इनपुट्स और मिलेट्स कैसी भी खराब मिट्टी में भी उग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मिलेट हैव लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट, दैट इज राइस प्लांट नीड 3 times मोर वाटर टू ग्रो इन कंपैरिजन टू मिलेट्स और मिलेट्स राइस के मुकाबले 3 गुना कम पानी इस्तेमाल करता है। तो आप देख सकते हैं कि मिलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है जिसको पश्चिम की सभ्यता ने भुला रखा था। भारत में भी 1960 के बाद जब हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी तब से मिलेट का डिक्रीज हो रहा है हमारी कंट्री में, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स व्हीट और राइस को कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट की वजह से, ज़्यादा डिमांड की वजह से ज़्यादा फार्मर्स मिलेट्स को हटा के व्हीट एंड राइस को उगा रहे हैं और भारत सरकार इसी चीज़ को अब वापस उल्टा करना चाहती है। वो चाहती है कि भारत में जो मिलेट्स, मोटा अनाज जो हम लोग हमारे पूर्वज हमेशा से खाते आ रहे थे, इसी वजह से वो कम बीमार पड़ रहे थे, वो सभ्यता हमारे देश में वापस आ सके। तो ये एक अच्छा कदम है जो हमें कल्चरली, इकोनॉमिकली, फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत हमें हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर जो है क्रोएशिया एडॉप्ट्स ईयूज कॉमन करेंसी। हम देख सकते हैं कि क्रोएशिया एक
सेंट्रल यूरोपियन कंट्री है जो फॉर्मर यूगोस्लाविया का पार्ट थी, जो पहले ही ईयू में शामिल हो चुकी थी, लेकिन अब रिसेंटली उसने ईयू की करेंसी को, यूरो को अडॉप्ट कर लिया है और साथ ही साथ शेंगेन जोन को भी ज्वाइन करने को हामी भर दी है। The country officially became the 20th member of the Eurozone on 1st January, and the removal of the land borders control with neighboring Slovenia, Hungary marked its inclusion in the Schengen zone. अब आप देख सकते हैं कि क्रोएशिया ने अपने शेंजन जोन को अप्रूवल के बाद अब स्लोवेनिया और हंगरी के लिए अपने बॉर्डर्स खोल दिए हैं। Croatia politicians have described the adoption of the euro and the removal of the borders with the neighboring countries as a symbolic step that marks the end of the country's post-independence journey. Croatia declared independence from Yugoslavia in 1991. जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रोएशिया यूगोस्लाविया का पार्ट था और यूगोस्लाविया, अगर आपको याद होगा कि 1956 में यूगोस्लाविया और इंडिया ने मिलकर नेशनल नॉन अलाइन मूवमेंट शुरू किया था, जिसको फेमस नैम के नाम से जाना जाता है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेगा। फिर लेटर ऑन ड्यू टू सर्टेन पॉलिटिक्स यूगोस्लाविया टूट गई और उसमें से काफ़ी सारी कंट्रीज टूट के अलग हुई, जैसे स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, सर्बिया, मॉन्टेनेग्रो, कोसोवो एंड मैसेडोनिया। ये सब कंट्री यूगोस्लाविया से अलग हुई हैं, कुछ 1991 में, कुछ उसके बाद। जो ये पूरा एरिया इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, सिविल वॉर में इफेक्टेड रहा है और यहाँ पे अलग अलग एथनिक लोगों ने अलग अलग अपनी कंट्रीज की डिमांड करते हुए सेपरेट आउट हो गए। Croatia declared independence from Yugoslavia in 1991 and fought a war to cement its existence as an independent state in which 20,000 were killed and hundreds of thousands were displaced. The country joined EU in 2013, making it the most recent member. और आप देख सकते हैं क्रोएशिया ने EU को 2013 में ज्वाइन कर लिया था, लेकिन उन्होंने यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया था। जो उस यूरो को उन्होंने आज जाके एक्सेप्ट किया और अब उनकी ऑफिशियल करेंसी में यूरो भी होने शामिल हो गई है। अब इस खबर को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एडॉप्शन ऑफ यूरो। द क्रोएशियन प्राइम मिनिस्टर एंड्रेस Plenkovic hailed the adoption of the euro as a historic movement that would better protect Croatian citizens from the financial crisis. पिछले कुछ सालों में क्रोएशिया की इकोनॉमी वर्स्ट हो रही है और वहाँ पे हर चीज़ की कमी हो रही है और वो लोग करेंसी उनकी डिप्रिशिएट हो रही है। इस माहौल में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने यूरो को एक्सेप्ट किया और वो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद उनकी अपनी देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर निकाल देंगे। द यूरो वॉज ऑलरेडी वाइडली यूज्ड इन द कंट्री विद अबाउट 80% ऑफ द बैंक डिपॉजिट डिनोमिनेटेड इन द करेंसी एंड मैनी शॉप्स इन द रेस्टोरेंट्स टूरिस्ट एरियाज एक्सेप्टिंग पेमेंट इन यूरो। और वो कहते हैं कि वैसे भी हमारे देश में यूरो कई जगहों पे एक्सेप्टेड ऑलरेडी है, कई शॉप्स है, रेस्टोरेंट्स है जो यूरो को एक्सेप्ट करते हैं। The adoption of the euro is expected to improve the borrowing condition of the Croatia and shield its economy at a time when inflation is soaring worldwide. In November, Croatia inflation rate was 13.5% higher than the 10% in the eurozone. और उनको उम्मीद है कि इस इवेंट से उनकी इकोनॉमी को वो बूस्ट मिलेगा और उनका जो कंट्री में हाई इन्फ्लेशन रेट है वो कम हो जाएगा। दूसरी इन्होंने इवेंट किया था कि उन्होंने शेंजन जोन को ज्वाइन किया था। शेंजन जोन वो कंट्रीज होती हैं जो अपने बॉर्डर को ओपन रखती है, जिसके वजह से क्या होता है कि जो भी इस एग्रीमेंट को उन्होंने साइन कर रखा हो वो उनके सिटीजन्स एक दूसरे की कंट्री में पासपोर्ट फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। तो आप पढ़ सकते हैं द इंक्लूजन ऑफ क्रोएशिया इन द शेंजन जोन which allow the passport free travel between the 26 European countries is expected to boost tourism in the country. The tourism industry accounts 20% of the Croatia's GDP and the end of the land border control with Slovenia, Hungary is expected to make it easier for tourists to visit the country's popular Adriatic coastline. अब आप जैसे पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं कि क्रोएशिया एड्रियाटिक सी में पड़ता है और कई जो टूरिस्ट होते हैं जो हंगरी से
एड्रियाटिक कोस्ट लाइन को देखना चाहते हैं वो इजीली अब क्रोएशिया के बॉर्डर में एंटर कर सकते हैं और फिर स्लोवेनिया भी जा सकते हैं, जिससे उनका टूरिज्म बढ़ेगा तो उनकी कंट्री की जीडीपी बढ़ेगी एंड सो। अब समझते हैं कि यूरोपियन यूनियन क्या है। European Union is a group of 27 countries that operate a cohesive economic and political bloc. 20 out of 27 states of EU use euro as their official currency now. Now only 7 member states, Bulgaria, Czech Republic, Denmark, Hungary, Poland, Romania, Sweden, do not use euro. तो आप इस मैप में देख सकते हैं ये सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन की मेंबर्स हैं। मैं एक बार नाम पढ़ देता हूँ। यहाँ पे आइसलैंड, पोर्चुगल, स्पेन, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इटली, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस, माल्टा एंड साइप्रस। टोटल 27 कंट्रीज हैं। उनमें से 7 कंट्री अब ऐसी है जो जिन्होंने अभी तक यूरो को एक्सेप्ट नहीं किया। बाकी जो 20 कंट्री है जिसमें से अब क्रोएशिया भी हो गई है जिन्होंने यूरो को एक्सेप्ट कर दिया है। ईयू जो है वो इंटरनल सिंगल मार्केट है, जो एक कॉमन मार्केट के बाद का कॉन्सेप्ट है, जो ना कि सिर्फ इकोनॉमिकल एज वेल एज पॉलिटिकल यूनिफिकेशन है, और जिसका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंस्पायर्ड समझा जाता है। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अगली खबर इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की मीटिंग पर है, जिसका 108th एडिशन अभी प्लेस हुआ था, जो नागपुर में हुआ था। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेस 108th Indian Science Congress through video conferencing. Theme of this year was Science and Technology for Sustainable Development with Women Empowerment. ये कहाँ हुआ था? ये राष्ट्र संत तुकोदोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी में हुआ था और 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक हुआ चला। अब इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ये एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है पीसीएस में, और जनरली इसको कई सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। इस हिस्ट्री देख लेते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज एट कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल में है। इट स्टार्टेड इन 1914 इन कोलकाता एंड मीट्स एनुअली फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी। ये हर साल 1914 के बाद से हर साल जनवरी के महीने में एक मीटिंग कराते हैं एनुअली, जिसमें आज के टाइम पे इसमें मोर देन 30,000 साइंटिस्ट हैं। The Indian Science Congress Association (ISCA) owes its origin to the foresight and initiatives of two British chemists, namely Professor J.L. Simonsen and Professor P.S. McMahon. इन दोनों ने मिलके इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन को शुरू किया था। It was of their view that the scientific research in India would be stimulated if an annual meeting of research workers somewhat on the lines of the British Association of Advancement of the Science could be arranged. और वो ये मानते थे कि अगर इंडिया में भी जैसे ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस की मीटिंग होती है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे इंडिया में भी एक ऑर्गेनाइजेशन साइंटिस्ट के लिए होनी चाहिए जो साइंस को एडवांसमेंट के लिए काम करेगा और मोटिवेट करेगा। ISCA is an independent body functioning with the support of Department of Science and Technology DST in the central government. और आज के टाइम पे ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ मिलके काम करती है। अगली खबर हमारी इंडियन रेलवेज के ऊपर है और जो हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स के बारे में बात है, और ये एक बहुत बड़ा डिक्लेरेशन है हमारे रेलवे मिनिस्टर के द्वारा कि हम इस साल के अंत तक हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स हेरिटेज लाइंस पे चालू कर देंगे। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने हाइड्रोजन ट्रेन के इंट्रोडक्शन के बारे में बोला है, जो हम हेरिटेज लाइन में चालू कर देंगे इस साल के अंत तक। The Ministry of Railway has announced to plan to introduce hydrogen power trains on its heritage lines by December 2023. This plan is called Hydrogen for Heritage.
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप प्लीज इसको लर्न कर लीजिएगा। द हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स विल बी implemented on both narrow gauge and the meter gauge lines. As of today, only two nations has launched hydrogen power trains, Germany and China. और अब तक खाली दो कंट्री ने हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स लागू चालू करी है। सबसे पहले जर्मनी थी जिन्होंने 2018 में चालू की थी, और उसके बाद चाइना जिन्होंने बिल्कुल रिसेंटली 2013 जनवरी में ही अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन इंट्रोड्यूस करी है। Where China recently launched hydrogen urban train, and it is the first in Asia and second such in the world. It get a range of 600 किलोमीटर on a single tank, और एक बार फ्यूल भरने के बाद वो 600 किलोमीटर चल सकती है with a top speed of 160 किलोमीटर पर आवर according to the reports. इससे पहले जर्मनी ने की कंपनी एल्स्टॉम ने कोराडिया आइलिनिट नाम की एक हाइड्रोजन पावर ट्रेन शुरू करी है, जो वर्ल्ड की फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन पावर्ड बाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल है, which produces electrical powers for traction. This is zero emission train emits low level of noise with exhaust being only steam and condensed water. This train can run 1000 km at a speed of 140 km per hour at one go. और जो एक बहुत बड़ा जर्मनी की टेक्नोलॉजी के बारे में दिखाता है कि जर्मनी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस है कि उन्होंने 2018 में इंट्रोड्यूस की थी, और वो भी 1000 किलोमीटर एक सिंगल टैंक पे, और उसके 140 प्रति घंटे किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलती है, जिसका कोई भी वेस्ट नहीं होता। द जीरो एमिशन ट्रेन एमिट्स लो लेवल ऑफ नॉइस विद एग्जॉस्ट बीइंग ओनली स्टीम, स्टीम मतलब वाटर एंड कंडेंस वाटर ही इसका प्रोडक्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल निकलता है। तो नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। इंडियन रेलवेज ने 8 हेरिटेज रूट्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पे ये हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स चलेंगी। पहला दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, दूसरा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, कालका शिमला रेलवे, मथेरन हिल रेलवे, कांगड़ा वैली, बिलमोरा वाघाई, मारवाड़ देवगढ़ मद्रिया, माओ पतलपानी रूट। ये इन 8 रूट्स पे इंडियन रेलवे ने आइडेंटिफाई किया है कि हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स वो चलाएंगे। अब इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? इट विल रिड्यूस द रिलायंस ऑन द फॉसिल फ्यूल एंड प्रमोट यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी इन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। सबसे बड़ा फायदा तो हमारे नेचर को होगा कि हम जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी, हमारा डीजल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जो डिपेंडेंसी है वो थोड़ा सा कम होगा। द ट्रेन विल बी मोर एफिशिएंट एंड रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एज कंपेयर टू देयर फॉसिल फ्यूल काउंटर पार्ट्स, और ये अपने फॉसिल फ्यूल काउंटर पार्ट्स के मुकाबले मोर एफिशिएंट होंगे और उनसे कम खर्चा मेंटेनेंस पे लगेगा। They are 100% CO2 emission free and only exhaust of water is water. उन CO2 एमिशन फ्री होंगे और इनका जो एग्जॉस्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ वाटर होगा जो रीयूजेबल होगा और नेचर पे हार्म नहीं करेगा। द जनरेटेड हीट इज यूज फॉर एयर कंडीशनिंग, और इससे ही जो गर्मी निकलेगी उसी से वो एयर कंडीशनिंग को यूज करेंगे। इंडिया इज कमिटेड टू अचीव जीरो नेट कार्बन एमिशन बाय 2070, और इंडिया ने जो वर्ल्ड प्लेटफॉर्म लाइक पेरिस एग्रीमेंट वगैरह में जो हमने बोला है कि हम 2070 तक जीरो नेट कार्बन एमिशन को अचीव कर लेंगे, ये उसके लिए एक पहला बड़ा कदम है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। विरोवोर, साइंटिस्ट डिस्कवर ऑर्गेनिज्म दैट ईट वायरस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क अचीवमेंट है जो रिसेंटली एक मैगजीन में, यूएस के एक मैगजीन में डिक्लेयर हुआ है कि एक यूएस के एक साइंटिस्ट ने ये एक अचीवमेंट कर लिया है कि उन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है जो वायरस को खाएगा। अब तक हम ये मानते थे कि वायरस वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्टिकल्स है जो बैक्टीरिया को खाते हैं, लेकिन अब वायरस को भी खाने वाले एक ऑर्गेनिज्म का पता चला है जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ये बात सही है तो। आइए समझते हैं इस खबर को थोड़ा और डिटेल में। द रिसर्च was carried out by a team from the University of Nebraska Lincoln, and it has discovered virus eating microscopic organisms. Researchers have found that the first known virovore or organism that eat viruses
Every sort of organism that can be discovered in the world feeds on organic matter. This is most likely a lot more like a complete unexplored food chain. और अगर ये सही है तो इसका मतलब हुआ कि साइंटिस्ट ने अब एक अनएक्सप्लोर्ड फूड चेन को भी पता लगा लिया है, और जिससे हम और भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज कर सकते हैं, लाइलाज बीमारियों का इलाज ढूंढ सकते हैं जो वायरस के द्वारा होती है, क्योंकि हम उन ऑर्गेनिजम्स को यूज करके हमारे बॉडी के अंदर जो ये वायरसेस हैं जिसके वजह से हमें और सारी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां भी होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता, हम उसका भी इलाज ढूंढ सकते हैं। और एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां, इवन कोरोना वायरस भी एक वायरल डिजीज है, तो उन सबको हम ट्रीटमेंट अब निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस मैगजीन न्यू एटलस, अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जॉन डे लॉन्ग फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन इन द यूएस एंड हिज टीम मेड द ब्रेक थ्रू। आप उन साइंटिस्ट की फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है जॉन डी लॉन्ग, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन में है। These virus-eating species of protist are now classified as वीरोवोर, और उनका एक नया नाम क्लासिफिकेशन दिया गया है जिसको बोला गया है वीरोवोर्स। It is a species of Halteria, a microscopic ciliates that populate fresh water worldwide। और ये जो स्पीशीज है हेल्टेरिया की है, जो एक माइक्रोस्कोपिक सीलिएट है जो फ्रेश वाटर में पॉपुलेशन अपनी बढ़ाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस, और वो न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन, फोस्फोरस से बने होते हैं। दे कैन ईट ह्यूज नंबर ऑफ इन्फेक्शियस क्लोरोवायरस, और वो क्लोरोवायरस को ईट कर सकते हैं और उनको खा सकते हैं। और उन्होंने ये कैसे देखा, उन्होंने एक पॉन्ड को इन्फेक्ट किया क्लोरोवायरस से, क्लोरोवायरस की पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज हो गई। फिर उन्होंने ये हेल्टेरिया नाम का माइक्रोस्कोपिक सीलिएट डाला जो फ्रेश वाटर में उन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई। फिर धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि उस पॉन्ड की जितने भी वायरस थे, जो क्लोरोवायरस थे, उनकी पॉपुलेशन कम होने लग गई। तो इसका मतलब कि हेल्टेरिया माइक्रोस्कोपिक सीलिएट ने वायरसेस को खाना शुरू कर दिया है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर पे। इंडियन आर्मी डिप्लॉय इट लार्जेस्ट कंटिजेंट ऑफ वुमेन पीसकीपर इन यूएन मिशन एट एबीआई, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम UNSISFA बोलते हैं। आप देख सकते हैं ये सूडान का मैप है जो अब दो कंट्रीज में बढ़ चुका है, नॉर्थ सूडान जिसको सूडान बोलते हैं एंड साउथ सूडान जो ब्लू रंग में आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एक छोटा सा एरिया है जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है जिसको बोलते हैं एबीआई। वहां पे हमारी इंडियन आर्मी ने एक वुमेन कंटिजेंट को भेजा है जो पूरी तरीके से सिर्फ वुमेन से ही है, वुमेन सोल्जर से ही है, उसमें कोई मेल सोल्जर नहीं जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इससे हमें ये समझ में आता है कि इंडियन आर्मी सिर्फ मेल सोल्जर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इंडियन आर्मी में वुमेन्स का भी इक्विवेलेंट रोल है। और दूसरा, हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अपना रोल इम्पॉर्टेंट प्ले करते हैं और उसमें पीछे नहीं हटते कि हम वॉर जैसी वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट लोकेशन एबीआई, जो सहारा डेजर्ट के बीच में है, जहाँ पे खाने की बहुत ज़्यादा किल्लत है, पीने को पानी नहीं है, उस खास कंडीशन में हमने वुमेन फोर्स को भेजा है, जहाँ पे पूरी दुनिया में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, बट जो बहुत डेवलप कंट्रीज है वो भी अपने वुमेन कंटिजेंट को नहीं भेजना चाहती। उस हार्श कंडीशन में भी हमने वुमेन कंटिजेंट को भेजा है। अब आप सोच रहे होंगे कि वुमेन कंटिजेंट का क्यों भेजने का क्या जरूरत पड़ी और वहां पे क्या करेंगे वुमेन कंटिजेंट जाके ऐसी हार्श कंडीशन में। सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है कि जब ऐसे युद्ध चल रहा होता है वहां पे सिविलियंस का बहुत बुरा हाल होता है, और सिविलियंस में खास तौर से वुमेन्स और बच्चों का बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि उनके ऊपर वॉर एट्रोसाइड सबसे ज्यादा होता है। बच्चों के ऊपर और औरतों के ऊपर अलग अलग के क्रिमिनल एक्ट किए जाते हैं, लड़कियों के रेप किया जाता है। उस कंडीशन में जो सिविलियंस होते हैं वो किसी भी मेल सोल्जर्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनको अपना फ्रेंड नहीं मान सकते। ऐसी कंडीशन में एक वुमेन सोल्जर इजिली उन पब्लिक को हेल्प कर सकती है, उनका कॉन्फिडेंस को जीत सकती है और उनके लिए पीस कीपिंग का काम कर सकती है। तो ऐसे मिशंस में वुमेन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है।
अब इस खबर को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज एक्सप्रेस्ड द प्राइड एज इंडियन आर्मी डिप्लॉय इट लार्जेस्ट कंटिंजेंट ऑफ वुमेन पीस कीपर्स इन यूनाइटेड नेशन मिशन एट सुडान्स एबीआई, जो आप मैप में देख सकते हैं। The team will provide relief and assistance to women and children in one of the highest operational and challenging terrain condition under the UN flag। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये highly challenging terrain condition है, क्योंकि ये सारा डेजर्ट में है, ये ऑयल रिच एरिया, यहाँ पे ऑयल तो बहुत मिल रहा होता है जो डिस्प्यूट का कारण है इस एरिया का, और यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को मार के उनके खून को पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिलता। अगर आप सोशल मीडिया में देखेंगे या गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कई बार कई लोग नहाने के लिए काउज यूरिन यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे पीने का पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता है। According to press release issued by India's permanent mission at United Nations, this is the largest single unit of a women peacekeeper deployed by India in a UN mission since it deployed the first ever all-women contingent in Liberia in 2007। इससे पहले भारत ने 2007 में भी एक वुमेन कंटिंजेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स में लाइबेरिया भेजा था। वहां पे भी इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल इंडिया ने प्ले किया, हमारी वुमेन सोल्जर्स ने। और आज के टाइम पे वहां की प्रेसिडेंट ने भी इंडियन सोल्जर्स को, वुमेन सोल्जर्स को थैंक यू बोला, क्योंकि इससे पहले लाइबेरिया में वुमेन सोल्जर्स बहुत कम थी, लेकिन इस इवेंट के बाद से ड्यू टू इंडियन वुमेन सोल्जर्स वहाँ की जो लड़कियां हैं वो भी वहाँ की आर्मी में आई हैं, और लाइबेरिया की आर्मी में अब बहुत सारी फीमेल सोल्जर्स पार्टिसिपेट करने लग गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि वुमेन सोल्जर्स सिर्फ और सिर्फ पीस कीपिंग के लिए नहीं, बल्कि मोटिवेशन जो वहाँ की लड़कियां हैं उनको मोटिवेट करती हैं आर्मी में भी जुड़े और वहाँ के कंट्री को स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर करें। इस खबर को और थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द इंडियन कंटिंजेंट कंप्राइजिंग 2 ऑफिसर्स एंड 25 अदर रैंक्स, इसमें 2 ऑफिसर्स हैं और 25 अदर रैंक की वुमेन सोल्जर्स हैं। द डिप्लॉयमेंट इन एबीआई will also herald India's intent of increasing significantly the number of Indian women in peacekeeping contingent। और इससे आप देख सकते हैं कि भारत का जो हम लोग यूएन में अपना पीस कीपिंग फोर्स में जो इन्वॉल्वमेंट है वो हमेशा स्ट्रांग रखते हैं। हम पीस में बिलीव करते हैं, और कहीं पे भी वॉर एंड बैटल चल रही होंगी, हम वहां पे शांति लाने में हमेशा अग्रसर रहते हैं। यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर एबीआई UNISFA in UN peacekeeping force in ABI which is contested between the Republic of Sudan and Republic of South Sudan। जैसे आप मैप में देख सकते हैं, नॉर्थ वाली पोजीशन को बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ सूडान, जो ओरिजिनल सूडान गवर्नमेंट है, और साउथ सूडान को रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान बोलते हैं। UNISFA was approved on 27 June 2011 by UNSC in UNSC Resolution 1990 after a flare-up in the South Kordofan conflict in June 2011। आपको जैसे पता होगा कि साउथ सूडान विश्व की सबसे लेटेस्ट कंट्री है जो 2011 में अलग हुई थी सूडान से, और इसको अप्रूव किया गया था यूएनएससी के द्वारा। जैसे ही वो इंडिपेंडेंस हुई तुरंत वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए साउथ कोर्डोफान में, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने UNISFA को अप्रूव किया था कि वो जहाँ के वहाँ पे पीस कीपिंग फोर्स जाएगी और वहाँ पे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स है वहाँ पे क्लियर करेगी। साउथ कोर्डोफान का ही एक डिस्प्यूटेड एरिया है एबीआई, जिसको इन दोनों कंट्री के सेपरेशन में अलग रखा गया था, और वहां पे बोला गया था कि भविष्य में वहां पे एक रेफरेंडम क्रिएट कराया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि एबीआई सूडान के साथ जाएगा कि साउथ सूडान के साथ जाएगा। कुछ कुछ सिमिलर जैसा हमारी कंट्री के साथ कश्मीर के इशू के रिगार्डिंग हुआ था। वैसे भी सूडान और इंडिया में बहुत कुछ सिमिलरिटीज हैं। सूडान और इंडिया दोनों ही ब्रिटिश कॉलोनीज रही हैं, और ब्रिटिश ने का इतिहास रहा है कि वो जब भी कोई कंट्री से छोड़ के जाता है, उनको इंडिपेंडेंस देता है, तो वहां पे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके जाता है, सेपरेट करके जाता है, और उस कंट्री को जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है
वो हमेशा के लिए लटका के छोड़ देता है, जिससे वहां पे कभी भी पीस स्टेब्लिश ना हो सके और उस कंट्री का डेवलपमेंट ना हो सके, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ मनी वॉर में और वेपन्स खरीदने में खर्च होता रहे। कुछ वैसा ही सूडान के साथ हो रहा है। UNISFA establishment came after the government of Sudan and the Sudan's People Liberation Movement (SPLM) reached an agreement in Addis Ababa. Addis Ababa Ethiopia की कैपिटल है, to demilitarize Abyei and let Ethiopians troop to monitor the area. उसके बाद क्या हुआ, UNSFIA को स्टैब्लिश किया गया, जो इस इनके बीच में पीस को लेके आएगा और जो भी कॉन्फ्लिक्ट है उनको रिजॉल्व कराएगा और डीमिलिटराइज कराएगा जो भी मिलिटेंट्स है वहां के। और ये इन सब में इथोपिया को केयर टेकर की तरह स्टैब्लिश कर दिया गया, जो इनके बीच में एक पीस के लिए एक इम्पॉर्टेंट नेशन है, जिसको सूडान भी मानता है और साउथ सूडान भी मानता है। और इस एबीआई में जो यूएनएसएफआई है उसमें सबसे ज्यादा जो ट्रूप्स है अगर कोई कंट्री भेजती है तो वो इथोपिया ही है। मोर देन 90% ऑफ द ट्रूप्स आर सेंट फ्रॉम इथोपिया ओनली। और आपको अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे तो आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो अपना कम ट्रूप्स भेजती है। इसके कंपैरिजंस इंडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है और ये दिखा रही है वर्ल्ड को कि हम यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है और हमें परमानेंट मेंबर में शामिल होना वर्ल्ड के लिए बहुत जरूरी है। आइए अब थोड़ा सूडान की टाइमलाइन को समझ लेते हैं कि सूडान में कैसे स्ट्रगल हुआ और कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहे, इसकी थोड़ी हिस्ट्री समझ लेते हैं। जो ये हमारा नॉर्थ सूडान है और ये हमारा साउथ सूडान है। नॉर्थ सूडान में मुस्लिम्स डोमिनेट करते हैं और साउथ सूडान में क्रिश्चियंस एंड मल्टीपल एथनिक ट्राइब्स है वो डोमिनेट करते हैं और वो मेजॉरिटी में है। 1899 में ब्रिटेन एंड इजिप्ट मेड एन एग्रीमेंट वेयर सूडान वाज रन बाय गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय इजिप्ट एंड ब्रिटिश कंसेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1899 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ बिटवीन ब्रिटेन एंड इजिप्ट कि इस पूरे एरिया पे, पूरे सूडान पे अब इजिप्शियन गवर्नर जनरल एक गवर्नर जनरल अपॉइंट करेंगे जो ब्रिटिश के कंसेंट पे वहां पे अपॉइंट होंगे और वो लुक आफ्टर करेंगे पूरे सूडान की टेरिटरी में। अब आप सोच रहे होंगे कि इजिप्ट कहाँ से आ गया। एक्चुअली में अगर आप मैप में देखें कि इजिप्ट ठीक ऊपर है और इजिप्ट और सूडान ये सब के सब सारा डेजर्ट में लोकेट होता है। और ये जो मैप में आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा पोर्शन, ये सब पूरा पोर्शन ये है सारा डेजर्ट। अब बीच में नाइल रिवर बह रही है और नाइल रिवर ही यहाँ पे लाइफ का सोर्स है। तो 1899 से पहले इजिप्ट जब जब पावरफुल कंट्री थी तब वहां के जो रूलर था उन्होंने बहुत कोशिश करी कि क्यों ना वो नाइल वाटर को सिक्योर करे और नाइल जो ओरिजिन पॉइंट है लेक विक्टोरिया से लेके इजिप्ट तक पूरा रीजन को वो कैप्चर कर ले, जिससे उनका वाटर की कोई स्कार्सिटी भविष्य में ना पैदा हो सके। इसके लिए वो रीजन को कैप्चर करना शुरू किया, लेकिन उस टाइम पे ब्रिटेन ने ये बात समझ ली और ब्रिटेन ने ये होने से हमेशा रोका। वो नहीं चाहते थे कि नाइल वाटर पे कंट्रोल इजिप्ट का आ जाए। तो एक लंबी टसल चलती रही बिटवीन ब्रिटेन एंड इजिप्ट। फाइनली उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ इन 1899 कि अब सूडान पे कंट्रोल एक गवर्नर जनरल करेगा जिसको इजिप्ट अपॉइंट करेगा, जो ब्रिटेन के कंसेंट पे होगा। लेकिन रियलिटी में सूडान पे कंट्रोल किसका रहा? ब्रिटेन का रहा एज अ कॉलोनी। From 1924 until independence in 1956, British had a policy of running Sudan as two essentially separate territories in North and South. और यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हुआ था जो इंडिया में नहीं हुआ था। इंडिया में उन्होंने आज़ादी के बाद बंटवारा किया था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आज़ादी से बहुत पहले ही सूडान को दो हिस्सों में बांट दिया था, नॉर्थ एंड साउथ सूडान। ये है नॉर्थ और ये है साउथ सूडान।
फिर 1952 में जब इजिप्शियन रेवोल्यूशन हुई, उसके बाद सुडानीज इंडिपेंडेंस को एक मूवमेंट मिला, क्योंकि जो लीडर थे इजिप्ट के, नासिर, वो चाह रहे थे कि वो यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिल जाए, और उन्होंने इसके लिए अपनी सॉवरेनिटी को लूज किया, जिससे ब्रिटेन को भी अपना सॉवरेनिटी कंट्रोल लूज करना पड़े और वो सूडान को फ्री करा दें, जिसके लिए फिर 1953 में जाके यहाँ पे इजिप्ट को इजिप्ट से इंडिपेंडेंस मिला, और फिर 1956 में सूडान एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट हुआ कि जब इंडिपेंडेंस हुआ सूडान, तो वो एक यूनिफाइड कंट्री की तरह हुआ, मतलब नॉर्थ एंड साउथ सूडान एक साथ यूनिफाइड हो गए, ना कि टू अलग सेपरेट नेशन बने। फिर in 1956 the Sudan became independent, but South Sudan leaders were unhappy as North Sudan dominates in United Sudan। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही हुआ कि सूडान की जो कैपिटल थी, जो यूनिफाइड सूडान की कैपिटल थी, वो थी खार्तूम, और खार्तूम में ज़्यादातर कंट्रोल किसका था? नॉर्थ सूडान का था, वहाँ के लीडर्स का था। तो वहाँ के लीडर्स ने जब इंडिपेंडेंट यूनिफाइड कंट्री हुई, तो पूरी कंट्री में डोमिनेशन करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से क्या हुआ, साउथ सूडान के लीडर्स अनहैप्पी हो गए, और वो इसके खिलाफ विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया कि हमें ऑटोनॉमी दीजिए, हमें नॉर्मल एरिया की तरह मत ट्रीट करिए, हमें ऑटोनोमस रीजन की तरह एक पावर दीजिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो सरकार में। लेकिन नॉर्थ सूडान के लीडर्स ने ये अप्रूव नहीं किया, जिसकी वजह से एक सिविल वॉर शुरू हो गई बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ सूडान के बीच में, जिसको हम सूडान एंड सदर्न सूडान रीजन के बीच में बोलते हैं। इस सिविल वॉर में अराउंड 5 to 7 lakhs पीपल ऑफिशियली मारे गए, अनऑफिशियली मोर देन 10 lakhs पीपल मारे गए। ये सिविल वॉर काफी साल तक चलती रही, 1955 से लेकर 1972 के बीच तक। फिर फाइनली 1972 में इसको एंड कराया गया बाय अडीज अबाबा एग्रीमेंट, जिसके पीछे इथोपिया का हाथ था, और इथोपिया ने इन्वॉल्वमेंट की वजह से और यूएस के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये फाइनली एग्रीमेंट क्रिएट हुआ। लेकिन इस एग्रीमेंट में एक एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बचा रह गया, वो था एबीआई, जिसको मैं अभी हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है छोटा सा, इस पोर्शन को अभी भी डिस्प्यूट बना रहा। अब वो डिस्प्यूट क्यों बना रहा? क्योंकि यहाँ पे 1960s में यहाँ पे 1960s में ऑयल डिस्कवर हुआ, जिसके वजह से ये ये जो डेजर्ट एरिया था, ये अचानक से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बन गई सबके लिए, वर्ल्ड के लिए। और यहाँ पे बहुत सारी यूएस की कंपनीज आने लग गई, यूरोप की कंपनीज आने लग गई, जिन्होंने टेंडर ले लिया और यहाँ पे ऑयल को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और 1970s तक आते उन्होंने ऑयल एक्सप्लोर कर चुके थे और प्रोडक्शन शुरू कर चुके थे, जिसके वजह से ये एक एरिया एक डिस्प्यूट में रह गया, और इसमें ये डिसाइड हुआ कि अभी इस एरिया में डिसीजन हम बाद में लेंगे, जो एक रेफरेंडम पे होगा कि ये इसका क्या होने भविष्य क्या होगा। फिर सेकेंड सूडान सिविल वॉर शुरू हुई 1983 में 2005 तक, जो जिसमें वो भी एक बहुत बड़ी वॉर रही, जिसमें काफी सारे लोग मारे गए, अराउंड 20 लाख पीपल मारे गए हैं। इसमें was a conflict between 1983 and 2005 between the Central Sudanese government and the Sudan's People Liberation Army SPLA। मतलब ये नॉर्थ सूडान की जो सूडान गवर्नमेंट है और साउथ सूडान की एक लिबरेशन आर्मी थी, जिसको बोलते थे SPLA। इनके बीच में एक सिविल वॉर चलती रही। इट वॉज लार्जली अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट सुडानीज सिविल वॉर, और ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन नहीं था फर्स्ट सिविल वॉर का। द वॉर रिजल्टेड इन इंडिपेंडेंस ऑफ साउथ सुडान 6 years आफ्टर द वॉर एंडेड। और इस सेकेंड सिविल वॉर के एंड का ये रिजल्ट रहा कि फाइनली साउथ सुडान को इंडिपेंडेंस मिल गई इन 2011। जो
इस एग्रीमेंट के 6 साल के बाद हुआ था और इस वॉर में अराउंड 20 लाख पीपल मारे गए थे। Between 9 to 15 January 2011, a referendum was held to determine whether South Sudan should become an independent country and separate from the Sudan, with 98.83% of the population voting for the independence। और उसके बाद एक रेफरेंडम कराया गया जिसमें ये डिसाइड हुआ कि साउथ सुडान को अलग कर दिया जाए। साउथ सुडान 2011 में अलग हो गया, जो विश्व की सबसे नई कंट्री है। गेन इंडिपेंडेंस ऑफ सुडान 9 जुलाई 2011 को। ऑल्दो सर्टेन डिस्प्यूट स्टिल रिमेन इंक्लूडिंग द डिवीजन ऑफ द ऑयल रेवेन्यू, जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। 75% ऑफ ऑल द फॉर्मर सुडान ऑयल रिजर्व्स आर इन साउथ सुडान। और ऐसा हुआ इसके बाद कि जितने भी ऑयल रिजर्व्स है उसमें 75% ऑयल रिजर्व्स साउथ सुडान के पास चला गया। फिर एक रीजन बचा एबीआई, जो अभी भी डिस्प्यूट रहा, जिसमें ये एक सेपरेट रेफरेंडम होना था जो भविष्य में तय करेगा कि ये एबीआई का पोर्शन नॉर्थ सुडान के पास जाएगा कि साउथ सुडान के पास जाएगा। और वहीं पे हमारा जो वुमेन कंटिजेंट है इंडिया का, वो वहीं पे भेजा जा रहा है, जो अभी भी रीजन ऑफ डिस्प्यूट है। फिर 2013 से लेकर 2020 तक फिर एक और सिविल वॉर हुई है, जिसको मल्टी साइडेड सिविल वॉर कहते हैं इन साउथ सुडान बिटवीन फोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट एंड अपोजिशन पार्टी। अब जैसे आप देख सकते हैं 2011 में साउथ सुडान इंडिपेंडेंट हो गया, लेकिन अब वहां पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, क्योंकि साउथ सुडान में मल्टीपल एथनिक ट्राइब्स है जो वेट कर रही थी अपनी इंडिपेंडेंस के लिए। और जैसे इंडिपेंडेंस हुई वहां पे पॉलिटिक्स हावी होने लग गई और वो आपस में लड़ना शुरू कर दिए। In December 2013, President Kiir accused his former deputy Raik Machar and 10 others for attempting coup d'état. Machar denied that trying to start a coup and fled to led to SPLM in opposition SPLM-IO। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्राइब थी। एक ट्राइब से जो जो मेजॉरिटी में थी उसने अपना प्रेसिडेंट कीर बनाया, और जो सेकंड मेजॉरिटी ट्राइब थी उसके वाइस प्रेसिडेंट बना, डेप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट बने जो थे राइक माशर। दोनों 2 साल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 साल के बाद प्रेसिडेंट ने एक्यूज किया कि माशर ने उनको मारने की कोशिश करी है और उनसे सत्ता हासिल करने की कोशिश करी है, जिसकी वजह से क्या हुआ, उनको भागना पड़ा। और उनके भागने की वजह उन्होंने एसपीएलएम इन अपोजिशन एसपीएलएम आईओ की पार्टी का फॉर्मेशन किया। उसके बाद काफी साल तक सिविल वॉर चलती रही, पीस कीपिंग होती रही। इथियोपिया ने कोशिश करी, बाकी मुल्क के अलग अलग कंट्रीज ने कोशिश करी कि इसको खत्म किया जाए, लेकिन अब तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया। फाइनली Ugandan troops were deployed in the fight along with the South Sudanese government. UN nation has peacekeepers in the country as part of the UN nation mission in South Sudan. Negotiations were mediated by IGAD एंड यूएन। आईगेड एक एसोसिएशन है, इंटर गवर्नमेंटल एसोसिएशन है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के है। उसमें ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं जो मिलके काम करती हैं, जो कोशिश कर रही थी कि इनके बीच में रेजोल्यूशन रिजॉल्व हो। In 2018, another power sharing agreement came into effect on 22nd February 2020. Rival Kiir and Machar struck a unity deal and form a coalition government। और फाइनली 2020 में इन लोगों ने एक मिलके वापस एक फिर से साउथ सुडान में एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म कर ली। लेकिन अभी भी वहां पे इश्यूज नॉर्थ एंड साउथ सुडान के बीच में है अबाउट एबीआई, जो एरिया ऑफ डिस्प्यूट है बिटवीन सुडान एंड नॉर्थ साउथ सुडान, क्योंकि वहां पे रेफरेंडम अभी तक हुआ नहीं और ये डिसाइड नहीं हुआ कि वो एरिया किसके पास जाए। साउथ सुडान के लोग और नॉर्थ सुडान के लोग आपस में इस एरिया के लिए लड़ते रहते हैं। अब हमारी अगली इंपॉर्टेंट खबर डिफेंस से है। इंडिया एंड जापान ने रिसेंटली एक एग्रीमेंट किया था कि वो अब अपनी ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज करेंगे, जिसका नाम होगा वीर गार्जियन 2023। और वो अभी जनवरी के महीने में होने वाली है और उसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंडिया एंड जापान आर ऑल सेट टू होल्ड द ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज वीर गार्जियन 2023। जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये इंडियन कंटिजेंट है जो वीर गार्जियन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है जापान में। और पीछे आप हमारा फाइटर एयरप्लेन सुखोई को देख सकते हैं।
To promote air defense cooperation between the country, India and Japan are all set to hold joint air exercise Veer Guardian 2023 involving Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force JASDF at Hayakuri Air Base, Japan from 12th January to 26th January 2023. The Indian contingent participating in the air exercise will include 4 Sukhoi 30 MKI, 2 C-17 and 1 IL-78 aircraft, while Japanese Air Defense Force will be participating with 4 F-2 and 4 F-15 aircrafts. दोनों की जो फाइटर प्लेन्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो सबके बारे में आपने पढ़ लिया है। अब इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है वो आप समझिए। ड्यूरिंग द सेकेंड 2+2 फॉरेन डिफेंस मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 2+2 का क्या मतलब होता है? 2+2 का मतलब होता है कि ये जो मीटिंग होगी ये फॉरेन मिनिस्टर भी होगा इसमें और डिफेंस मिनिस्टर भी होगा दोनों कंट्रीज के, तो इसको एक हाई लेवल की मीटिंग बोलते हैं। और वो मीटिंग सितंबर में हुई थी हमारे इंडिया और जापान के बीच में, जिसमें इंडिया और जापान ने एग्री किया था कि हम बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन को एंगेज करेंगे मिलिट्री एक्सरसाइज में, जिसमें हम फाइटर जेट ड्रिल्स भी करेंगे जो हम काउंटर कर सके, जिससे अगर फ्यूचर में कभी भी इंडो चाइना या जापानीज चाइनीज वॉर में अगर हो तो वो हेल्प करेंगी, पार्टिसिपेट करेंगी। अब देखते हैं कि इंडिया जापान के बीच में क्या क्या डिफेंस एक्सरसाइज रिसेंट पास्ट में हुई है। सब पहली है धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज बिटवीन आर्मी कंटिजेंट्स ऑफ इंडिया एंड जापान इन मार्च 2022। ये आर्मी के बीच में हुई थी, ये मार्च 2022 में हुई थी। अगली है शिन्यू मैत्री जो एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और जापानीज एयरफोर्स के बीच में हुई थी अक्टूबर 2019, काफी साल हो गए, जो वेस्ट बंगाल में हुई थी। फिर अगली है हमारी जीमैक्स। जीमैक्स का फुल फॉर्म होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स एंड इंडियन नेवी। इन लोगों ने सितंबर 2022 में बे ऑफ बंगाल में जीमैक्स होस्ट करी थी। फिर इसके ये तीनों थी बायलेटरल एक्सरसाइजेस। इसके अलावा जापानीज और जापानीज फोर्सेस ने कई सारी मल्टीलेटरल मल्टीनेशनल जो एक्सरसाइजेस होती हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया है। जैसे जापान क्वाड का एक मेंबर है। क्वाड एक ग्रुप है 4 कंट्रीज से, जिसमें इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है। और उनकी एक इंडिया और यूएस की एक नेवी की एक्सरसाइजेस होती है जिसको बोलते हैं इंडिया यूएस मलाबार नेवल कॉम्बैट एक्सरसाइज, जो उसमें जापान भी पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये जो एक्सरसाइज है ये 2015 से चलती आ रही है। द लास्ट was 26th edition exercise Malabar among the navies of the Quad countries India, US, Japan and Australia culminated in the seas off coast of Japan in November 2022। तो आप देख सकते हैं कि जो लास्ट इंडिया यूएस मलाबार नेवल एक्सरसाइज थी जो जापान के कोस्ट के आसपास हुई थी, वहां पे जापानीज फोर्स ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था और इंडियन नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा इन 2022 जापान पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज नेवी मिलन एक्सरसाइज, उसमें भी पार्टिसिपेट किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। उससे ये पहली बार किया था। द इंडियन नेवी हैज बीन होस्टिंग मिलन्स एक्सरसाइज इन द अंडमान निकोबार कमांड every 2 years since 1995, where other 4 nations participated were Indonesia, Singapore, Sri Lanka and Thailand। इंडिया की एडमिनिस्टर्ड एक नेवी एक्सरसाइज है जो सबसे पहले 1995 में शुरू हुई थी, जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और 4 अलग कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। फिर धीरे धीरे करते हुए इसमें बहुत सारी कंट्रीज जुड़ना शुरू कर दी और फाइनली जो मिलन 2022 का जो हुआ था उसमें 42 फॉरेन कंट्रीज थी इंक्लूडिंग इंडिया के साथ साथ, जिसमें 13 कंट्रीज ने अपने वॉरशिप्स भेजे थे और बाकी 39 कंट्रीज ने खाली अपने डेलीगेट्स भेजे थे। उसमें जापान ने भी
पार्टिसिपेट किया था पहली बार लास्ट ईयर जो हुआ था। थैंक्स। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आपका ये सपोर्ट हमें और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करेगा। थैंक यू।